Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey. So chapter number 7 that is Mass Media and Communication के NCERT Solutions हम करने जा रहे हैं आज के हमारे इस लेक्चर में. चैप्टर नंबर 7 जो कि आपकी बुक 2 दैट इज सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया से हमने कंप्लीट कर लिया है. हर एक टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके हैं. अब उसी चैप्टर के एंड में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं हम करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को आंसर यहाँ पर आज के हमारे इस लेक्चर में. सो आई होप सो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सभी के लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. आई होप सो वो देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, सारा कुछ समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, यानी जो भी क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से आपकी एनसीईआरटी बुक में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर आंसर करेंगे. तो बेसिकली 3 क्वेश्चंस हैं और जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के बीच में भी ये चीजें बताई हैं कि मेनली इस चैप्टर के अंदर आपको 3 चीजें पढ़ाई गई हैं: रेडियो, टेलीविजन एंड प्रिंट मीडिया. और ये तीनों का डेवलपमेंट, मतलब वैसे तो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन के ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं बट यहाँ पर हमको सिर्फ 3 पढ़ाए गए हैं और उन तीनों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है. लाइक फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरह से ग्रोथ होती है, ग्लोबलाइजेशन के बाद में किस तरह से ग्रोथ होती है, या फिर ग्रोथ कहीं रुक तो नहीं जाती है. मतलब ये सारा कुछ हमने डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ा और बेसिकली आपको मास मीडिया के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया. ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी देखा कि इंडिपेंडेंट के पहले, मतलब इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले भी जो है ये सारे फॉर्म्स किस तरह से वर्क करते थे, कैसे एग्जिस्टेंस में थे, ये हमने डिटेल में पढ़ा. तो इन्हीं तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. मतलब किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे प्रिंट मीडिया है तो प्रिंट मीडिया इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद में किस तरह से ग्रो करता है, उसको एक पूरा उसको लेके जो है इवैल्यूएशन दीजिए या उसको एक्सप्लेन कीजिए. ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. रेडियो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन किस तरह से उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, या रेडियो का पूरा जो है किस तरीके से इमर्जेंस होता है उसके बारे में बताओ. टेलीविजन जो है, टेलीविजन के आने का पर्पस क्या था और आज कौन कौन से टेलीविजन चैनल्स हैं, किस तरह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, इस तरीके से. तो बेसिकली आप इस एनसीईआरटी में भी देखोगे तो यहाँ भी आपको 3 ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये तीनों क्वेश्चंस मतलब सेपरेटली जो है रेडियो, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया से ही रिलेटेड है. तो अब हम देखते हैं क्या सारे क्वेश्चंस हैं और कैसे आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है, क्या सारे पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे. बस आपको रेडी रहना है एक नोटबुक और पेन के साथ में. तो जो भी सारी चीजें, जो भी सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी उसको फटाक से नोट डाउन कर लेना साइड में. ठीक है, क्योंकि अभी इतना सारा तो लिख नहीं पाओगे जितना मैं बता रही हूँ, बट स्टिल थोड़ा बहुत जो है पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना कि ये पॉइंट हमको ऐड करना है और हमको कैसे आंसर लिखना है ये भी समझ लेना. ठीक है, अब जैसे एनसीईआरटी को जब हम आंसर करते हैं क्वेश्चंस को तो जनरली हम लॉन्ग आंसर के फॉर्म में इसको आंसर करते हैं ना. तो जब लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर की तरह हम इसको आंसर करेंगे तो हमारा पैटर्न क्या होगा कि सबसे पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे जो भी हमारे चैप्टर या क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वो, देन जो भी मेन पार्ट होगा आंसर का, मेन बॉडी दैट इज. ठीक है, फिर इसके बाद में हम मेन बॉडी लिखेंगे, मतलब जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है उसको हम आंसर करेंगे एंड फाइनली एक छोटा सा कंक्लूजन. ठीक है, इस तरीके से क्या करना है आपको, आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको आंसर करना है. क्लियर है, यहाँ तक आगे इतना कुछ जो सारा मैंने सुनाया, जो सारा कुछ बताया, आई होप सो वो क्लियर हो गया होगा. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ट्रेस आउट द चेंजेस दैट हैव बीन ऑकरिंग इन द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दीज चेंजेस. क्वेश्चन और में पूछा गया है, मतलब कि क्वेश्चन एक ही है. ये जो 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं दोनों सेम ही हैं, बस अलग अलग तरह से पूछा गया है. लाइक सबसे पहले ये पूछा है कि किस तरह से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में चेंजेस हो रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करो, ट्रेस आउट करो और आपका अपना क्या ओपिनियन है इन सारे चेंजेस को लेकर. क्लियर है, ऐसा समझ में. टेलीविजन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है. अब न्यूज़पेपर कौन से मास मीडिया के फॉर्म के अंदर आता है, हमने ये चीज पढ़ी हुई है. सो इट कम्स अंडर प्रिंट मीडिया. जो आपका प्रिंट मीडिया होता है उसी के अंदर आता है आपका न्यूज़पेपर, है ना, या फिर न्यूज़पेपर जो है वो प्रिंट मीडिया का एक एग्जांपल है. तो न्यूज़पेपर में किस तरह से सारे चेंजेस हुए हैं इसके एस्टैब्लिशमेंट में और आपका क्या ओपिनियन है इन चेंजेस को लेके. तो ये एक चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. जब भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है ना कि आपका अपना क्या ओपिनियन है या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लिखिए, तो वहां पर मेनली आपका पॉइंट ऑफ व्यू ही पूछा जाता है. जनरली होता ये है कि जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमने देखा कि अच्छा
न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं बस कि कॉलोनियल टाइम्स में भी ये सारे न्यूज़पेपर्स थे। देन उसके बाद में मतलब जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर में था, फिर जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तब ये सारे न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे। फिर जब ग्लोबलाइजेशन हो गया तो न्यूज़पेपर में इस तरीके से जो है हमको रिवॉल्यूशन देखने को मिला। और ये सारा कुछ देखा आपने और आपने लिख दिया कि हाँ ये जो सारे चेंजेस आए दैट वर सो मतलब इनॉर्मस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और बस आपका आंसर खत्म। यहाँ पर ये जो हम पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया ना, बहुत बार इसको छोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं इसको भूल जाते हैं, तो उसको नहीं भूलना है, ठीक है। दो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है तो दोनों पार्ट को आंसर करना है। सबसे पहले आप चेंजेस बताओगे क्या सारे हो रहे हैं, देन आप अपना ओपिनियन बताओगे। तो इस तरीके से आंसर किस तरह से लिखोगे, सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन आ गया, सेकेंड आपने बता दिया क्या सारे चेंजेस हुए, थर्ड आपने अपना ओपिनियन बता दिया, एंड फोर्थ आपने कंक्लूजन कर दिया। इस ओपिनियन के साथ में भी आप कंक्लूजन कर सकते हो अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और एक्सप्लेन द चेंजेस दैट हैव बीन ऑकरिंग इन द न्यूज़पेपर इंडस्ट्री, ये हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। ये आपसे डायरेक्टली पूछा गया कि न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में क्या सारे चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करो। क्या करो, एक्सप्लेन करो। अब एक्सप्लेन की बात है तो ऑब्वियसली आपको हर एक चीज डिटेल में यहाँ पर बतानी है, थोड़ा ज्यादा बताना है, ठीक है। मतलब हर एक चीज जो भी सारे पॉइंट्स आपको पता है रिलेटेड, वो सारी चीजें आपको बतानी। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली आंसर कर देना, मतलब इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और फिर कंक्लूजन। अगर ये आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन को आंसर करना, मतलब अपना ओपिनियन जो भी है उसमें वो बताते हुए चलना। क्लियर है। अब आ गया क्वेश्चन समझ में, अब आ जाओ आंसर के ऊपर। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि इट इज ऑफन बिलीव दैट विद द ग्रोथ ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट द प्रिंट मीडिया वुड बी साइडलाइन। ऐसा सोचा जाता था कि जब से जो है आपका ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाएगा, साथ ही साथ में आपका मोबाइल फोन्स, टेलीविजन, इंटरनेट, ये सारी चीजें आने लग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर की जो ग्रोथ है या न्यूज़पेपर जो है उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। हमने न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में इनॉर्मस इवन ट्रेमेंडस चेंजेस देखे हैं फ्रॉम कॉलोनियल टाइम्स इन इंडिया, फ्रॉम कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया टिल डेट। मतलब कि कॉलोनियल टाइम्स से लेके आज तक हमने ट्रेमेंडस इनॉर्मस चेंजेस देखे हैं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के अंदर। तो ये एक दो लाइन आपकी जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लाइन है, इतना आपने बताया। इसके बाद में आप देखो, अब ये एक चीज इसमें हो सकती है कि एक आपने बताया कि कॉलोनियल टाइम्स में किस तरह से चेंजेस आए, एक आपने बताया इंडिपेंडेंट टाइम्स में किस तरह से चेंजेस आए, एक आपने बताया कि कौन से आपके ग्लोबलाइजेशन टाइम में किस तरह से चेंजेस आए। अब ये चेंजेस आप कब बताओगे, अगर ये वाला क्वेश्चन का आप आंसर कर रहे हो तो। बट आप इस वाले क्वेश्चन में एक चीज ध्यान दो कि ट्रेस आउट द चेंजेस दैट हैव बीन ऑकरिंग। इसमें कहीं ना कहीं एक प्रेजेंट का टच आपको देना है। प्रेजेंट टच मतलब ये कि जो चेंजेस हुए वो तो हमको पता ही है कि लाइक बिफोर 1947, आफ्टर 1947 एंड आफ्टर 1991, दैट इज ग्लोबलाइजेशन, जो भी सारे चेंजेस हुए उसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में हमको पता है। बट उन्होंने कहा है आपसे कि कौन से चेंजेस हो रहे हैं, ऑकरिंग प्रेजेंट में, प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया जा रहा है ना, तो कौन कौन से और चेंजेस हो रहे हैं वो भी आपको बताना है। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली, आपने एक इंट्रोडक्शन दिया, आप क्या करो, आप ऐसे लिखो, टाइमलाइन लिख लो या फेजेस लिख लो, फेजेस ऑफ न्यूज़पेपर ग्रोथ। आपने ये लिखा फेजेस ऑफ न्यूज़पेपर ग्रोथ, ऐसे करके आपने लिखा, और फिर आपने ऐसे एक चार्ट बनाया। जैसे मैं हमेशा आपको बोलती हूँ ना कि इस तरीके से एक चार्ट बनाया। आपका फर्स्ट फेज क्या हो गया, फर्स्ट फेज हो गया आपका कॉलोनियल इंडिया। कौन सा हो गया फर्स्ट फेज, कॉलोनियल इंडिया। सेकेंड फेज हो गया आपका इंडिपेंडेंट इंडिया, आपने यहां पर लिखा इंडिपेंडेंट इंडिया। थर्ड फेज कौन सा हो गया, आपने लिखा आफ्टर 1991 या आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है। इस तरह से आपने एक चार्ट बना लिया यहाँ पर, और फिर उसके बाद में आप उसको एक्सप्लेन कर दो। आपने फर्स्ट फेज लिखा तो आपने कॉलोनियल इंडिया में बताया कि किस तरह से जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स हुआ करते थे, स्पेशली जो 19th एंड 20th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी, उन सभी में न्यूज़पेपर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इवन प्रिंट मीडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जहां पर जो नेशनलिस्ट लीडर्स वगैरह होते थे वो क्या करते थे, अपनी मैगजीन्स, अपनी बुक्स वगैरह लिखा करते थे, और उसके थ्रू वो जो है आपके
अगेंस्ट कॉलोनियल रूल जो अपने व्यू पॉइंट्स होते थे वो सभी तक पहुंचाया करते थे। और फिर उसके बाद में जो है मतलब इस तरीके से उनके जो अपने नेशनलिस्ट आइडियाज थे, साथ ही साथ में सोसाइटी को रिफॉर्म को लेके जो सारे आइडियाज थे उनको एक तरीके से जो है पूरे इंडिया में फैलाया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंडियन नेशनलिज्म को लेकर जो है मतलब उसके सपोर्ट में आ जाएं। इस तरह से आपने फर्स्ट फेज के अंदर बताया कि यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फिर आपने दो एक न्यूज़पेपर बता दिए, लाइक आपने केसरी बता दिया और भी जो हमने सारे पढ़े हुए थे राजा राम मोहन रॉय के, तो आपने वो लिख दिए, और भी ढेर सारे जितने आपको याद हो। सेकेंड फेज आपने बताया इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या होता है, आपने ये एक चीज पढ़ी कि जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो क्या बोलते हैं, वो मीडिया को इनवाइट करते हैं, लाइक ही कॉल्ड अपॉन मीडिया कि आप जो है एज अ वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी काम करो। अब मीडिया दो तरह से काम करता है, एक तो आपको मतलब जो आपके न्यूज चैनल्स वगैरह आप देखते हो टीवी पर जो आपको मीडिया दिखता है, और दूसरा आपका मीडिया काम करता है न्यूज़पेपर्स के भी थ्रू, जहां पर वो आपको गवर्नमेंट की सारी प्लानिंग, पॉलिसीज, डेवलपमेंटल एफर्ट्स, इन सारी चीजों को लेके जो है डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो कि अब जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने मीडिया को बुलाया कि आप वॉचडॉग ऑफ डेमोक्रेसी की तरह काम करो। तो मीडिया ने केवल गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल एफर्ट्स को ही नहीं बताया, बल्कि उसके साथ साथ में जो भी सोसाइटी में सारे एविल्स काम कर रहे थे, जो भी सोसाइटी के इश्यूज थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मीडिया ने उन चीजों को भी हाईलाइट किया। तो यहाँ भी न्यूज़पेपर की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। अब आफ्टर ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन हमारे पास में ऐसी टेक्नोलॉजीज मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, इनोवेशंस होते हैं, तो हमारे पास में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसके थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया था कि रात में कोई इंसिडेंट हुआ है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि रात में 1 बजे कोई इंसिडेंट हो गया, आपको उससे रिलेटेड न्यूज जो है वो सुबह 6 बजे आपके न्यूज़पेपर के अंदर आपको मिलेगी। तो वो इतना ज्यादा जो ये फास्ट ग्रोथ हो रही है ना, मतलब इतनी तेजी से जो ये ग्रोथ हो रही है आपकी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की, तो उसमें टेक्नोलॉजीज ने बहुत ज्यादा हेल्प किया कि एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी से पहुंच जाती है। दूसरी चीज, आप जो वो प्रिंटिंग वाला काम है वो बहुत ही इजीली कर सकते हो। मतलब पहले बहुत ही कम कॉपीज जो है प्रिंट की जाती थी, लेकिन टाइम के साथ हमने देखा कि लाइक अराउंड लैक्स जो है कॉपीज प्रिंट की जाती हैं न्यूज़पेपर की। तो वो टेक्नोलॉजीज की वजह से बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपने तीनों फेज को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब ऐसा नहीं कि ये पॉइंट्स मैं यहाँ पर अभी नहीं बताने वाली हूँ, यहाँ भी अभी हम डिस्कस करेंगे, बट एक जस्ट मैंने आपको बता दिया कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से आंसर कर सकते हो। फाइनली आपका कंक्लूजन कि ये जो सारे चेंजेस हो रहे हैं ये सभी बहुत ही वही अगेन वही वर्ड्स यूज कर लो जो दो चार जो है बढ़िया भारी भारी भरकम से कि लाइक ट्रेमेंडस, इनॉर्मस, इमेंस, और इस तरीके से जो है ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से हम तक जो है बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, और इस तरीके से न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। इस तरह से आपने पूरा लिखा, मास मीडिया का एक बहुत ही इफेक्टिव फॉर्म है। इस तरह से आपका ये वाले क्वेश्चन का, ये जो सेकंड में पूछा गया है, इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। बट अब यहाँ पर अगर हम आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया, और एनसीईआरटी में आपको ऐसे ही जो है मतलब और में क्वेश्चन दिया गया, और में इसलिए दिया गया है कि या तो क्वेश्चन ये आ जाएगा या तो क्वेश्चन ये आ जाएगा। अब जैसे फर्स्ट वाले की हम बात करें तो उन्होंने बोला कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में बताओ और अपना ओपिनियन भी बताओ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दो, फिर उसके बाद में एक एक करके अपने पॉइंट्स में आंसर दो। कैसे आंसर दो? पॉइंट वाइज आंसर देना। आंसर कभी भी ऐसे जो है बिल्कुल पैराग्राफ में लाइक पेज भर दिया है पूरा और बहुत ही हौच पौच दिख रहा है, इस तरीके से मत लिखना। पॉइंट वाइज लिखना, और जैसे हमेशा बोलती हूँ कि हाईलाइट्स करना, तो हाईलाइट करते हुए लिखना। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स देखते हैं, पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो। सो द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर आर, अब यहाँ पर हमको स्पेसिफिक नहीं था तो हम जो है सारे चीजों को एक साथ में लिख देते हैं। सबसे पहले क्या एक चीज हुई कि न्यूज़पेपर्स की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो लिटरेट पीपल जो है हमारे यहाँ पर वो बढ़ना शुरू हो गए। मतलब पढ़े लिखे लोग जो थे उनके नंबर सब हमारे यहाँ पर बढ़ने लगे थे, और ये जो लोग थे जो पढ़ लिख लेते थे ये क्या करते थे, जॉब सर्च करने के लिए अर्बन एरियाज में आ जाते थे जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह होती थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता था, तो बहुत जल्दी नौकरी उनको मिल जाया करती थी। तो रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आ जाते थे। और फिर इसी के साथ में, क्योंकि अब हम ये एक चीज देख रहे हैं कि लिटरेट पीपल जो है उनके नंबर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है न्यूज़पेपर की डिमांड करने लगे। तो इस तरीके से एक हिंदी डेली आता था, दैट इज हिंदुस्तान।
जो कि 2003 में जिसकी सिर्फ 64,000 कॉपीज आती थी दिल्ली एडिशन की, अब वो जो है 4,25,000 कॉपीज बनाता था बाय 2005। और ये तो सिर्फ 2005 की बात है, मतलब अब तो हम करीब कितने ज्यादा लाइक एक डिकेड से भी ज्यादा आगे आ चुके हैं और बहुत ज्यादा आ चुके हैं ना, दूसरा डिकेड भी होने वाला है। तो इस तरीके से जो है कॉपीज बढ़ती ही चली गई और इनका जो है मतलब ग्रोथ जो है न्यूज़पेपर इंडस्ट्री की वो बढ़ती चली गई। सेकेंड आपने ये बताया कि जो छोटे छोटे एरियाज थे, स्मॉल एरियाज जो थे, रूरल एरियाज वगैरह में, उनकी जो नीड होती थी, उनकी जो डिमांड होती थी वो अर्बन एरियाज से डिफरेंट होती थी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप सिटीज में रहते हो, आप टाउन्स में रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप तक कैसी इंफॉर्मेशन आती है कि गवर्नमेंट की जो है डेवलपमेंटल प्लान्स पॉलिसीज क्या है और किस तरीके से जो है डेवलपमेंट हो रहा है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर जॉब वैकेंसी है, कुछ इस तरीके से। जनरली रूरल एरियाज का कंसर्न क्या होता है, जैसे कि आपने सारा कुछ सोशियोलॉजी में पढ़ा हुआ है ना, तो रूरल एरियाज का कंसर्न मेन या किस एक चीज को लेकर होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, लाइवलीहुड से रिलेटेड होता है। तो रूरल एरियाज में जो ये छोटे छोटे एरियाज हुआ करते थे, वहां पर अर्बन एरियाज में जिस तरीके से सारी न्यूज आती थी, नेशनल न्यूज वगैरह आती थी, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं हुआ करती थी, बल्कि उन्हें क्या चाहिए थी, उन्हें चाहिए थी लोकल न्यूज। साथ ही साथ में वो सारी चीजें जो उनके लिए बेनिफिशियल हो, उनके लिए बेनिफिशियल हो, ऐसी प्लान्स पॉलिसीज उन तक पहुंचे जो कि उनको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट दी एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ज्यादा लोग रूरल एरियाज में मतलब लिटरेट ज्यादा लोग रूरल एरियाज में हुआ नहीं करते थे, तो जनरली ये एक चीज यहां से स्टार्ट होने लग जाती है कि लोकल न्यूज़पेपर्स आने लग जाते हैं। लोकल न्यूज़पेपर जो उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट या उसी पर्टिकुलर रीजन को लेके हुआ करते हैं और वहीं की सारी न्यूज उसमें हुआ करती है। और जनरली ये एक चीज भी होती थी कि जो पढ़े लिखे होते थे वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर में जो भी सारी चीजें दी होती थी वो जो इलिटरेट पर्सन है, जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनको सुना दिया करते थे कि ऐसे ऐसे सारी चीजें हो रही हैं। तो धीरे धीरे करके लोकल न्यूज़पेपर्स की डिमांड बढ़ने लगी, ये हमको सेकंड पॉइंट से पता चलता है। और इसी के साथ में बहुत सारे इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स आने लगे, यानी कि हमारे यहाँ जैसे कि आप देखते हो कि लैंग्वेज को लेके बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना, हमारे यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। तो अब सभी को अपनी अपनी लैंग्वेज में चाहिए था, तो ज्यादातर ये कोशिश की गई कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस में जो है लोकल न्यूज़पेपर्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि अब लोगों को उनकी अपनी ईजी लैंग्वेज में न्यूज़पेपर मिलने लग गया था। मेजर डोमिनेंट इंडियन न्यूज़पेपर्स कौन कौन से मेनली जो डोमिनेट कर रहे थे इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को, वो कौन कौन से थे? सो लाइक द मलयाला, मनोरमा एंड एनाडू। इन्होंने जो है मतलब लोकल न्यूज का कंसेप्ट लेकर आए, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होते हैं अपने टाइम में। और इसी के साथ में एक और जो लीडिंग न्यूज़पेपर था दैट वाज दिनथांथी। ओके, ये भी एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज को यूज करके जो है सारी न्यूज वगैरह दे दिया करता है। तो न्यूज़पेपर ऐसे ही होना चाहिए ना कि जहां पर बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सारी चीजें बताई गई हों और बहुत ही सारे प्लान्स पॉलिसीज आप तक पहुंच रही है, मतलब कम वर्ड्स में उन्होंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हों। तो इस तरीके से ये जो न्यूज़पेपर्स थे ये लीड करने लग जाते हैं। और इसी के साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम के साथ में जो आपका दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, इनकी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ में हमने ये भी देखा कि नेशनल न्यूज़पेपर्स आने लग जाते हैं, लाइक द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, तो इस तरीके से नेशनल न्यूज़पेपर्स भी आने लग जाते हैं। Indian newspapers have adopted modern printing technology and also published pull-out supplements, literary and niche booklets. So Indian newspapers क्या करते हैं, साथ ही साथ में modern printing techniques लेके आ जाते हैं। ये आफ्टर ग्लोबलाइजेशन वाला आपका पॉइंट हो गया। तो इसी के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे पुल-आउट्स, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स, ये बहुत सारी चीजें मतलब जो है न्यूज़पेपर के अंदर इंक्लूड की जाती। पहले जो न्यूज़पेपर आता था वो बहुत कम पेजेस का हुआ करता था, मतलब मोस्टली 4 to 5 पेजेस का हुआ करता था ज्यादा से ज्यादा, और उसके अंदर सिर्फ गवर्नमेंट की क्या प्लान्स पॉलिसीज है या कोई इंसिडेंट वगैरह हो गया है, इंटरनेशनल न्यूज है, तो बस उन्हीं चीजों को कवर अप किया जाता था। लेकिन अब आप देखो धीरे धीरे टाइम के साथ में एक न्यूज़पेपर के अंदर आपको न्यूज तो मिलती ही है, जो भी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज है, आपको स्पोर्ट्स न्यूज भी मिलती है, आपको एजुकेशन को लेकर करियर काउंसलिंग भी मिलती है, साथ ही साथ में आपको एंटरटेनमेंट, मसाला, सारी चीजें दी जाती है एक ही न्यूज़पेपर के अंदर। तो ये सारी चीजों की वजह से न्यूज़पेपर की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। दैनिक भास्कर की जैसे हम बात करें तो उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाई कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करूं। तो उसने क्या करा, घर घर जाके सर्वे करना स्टार्ट किया, साथ ही साथ में रिसर्च करी, कंज्यूमर कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स वगैरह चलाए, जिसके थ्रू उसकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ सके।
द बेसिक टूल्स ऑफ न्यूज रिपोर्टिंग, जैसे हमने देखा कि जनरली पहले के समय में न्यूज़ कैसे मतलब रिपोर्ट कैसे की जाती थी कि लाइक आपके पास में मतलब ये लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, ये सारी चीज़ें जो होती थी ये बहुत कम हुआ करती थी। जनरली एक डायरी वगैरह होती थी लोगों के पास में, या फिर जो वहाँ पर मेन जो लोग होते थे ना, जिन्होंने सारी कोई घटना देखी हुई है या कोई इंसिडेंट देखा हुआ है या किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो उनसे पूछ के फिर न्यूज़ जो है उसको फ्रेम किया जाता था। बट आज के टाइम में आप मोबाइल फोन्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, आपके पास में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू, जो मैं आपको बोली थी कि इजी एक्सेस हो चुका है सारी इंफॉर्मेशन को लेके, आप उसको रातों रातों में प्रोसेस करते हो और फिर ये जो है सारी सोसाइटी तक आप मतलब पहुंच जाती है। सो दीज चेंजेस आर गुड फॉर द इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द सोसाइटी। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये इकोनॉमी के लिए, सोसाइटी के लिए, दोनों के ही लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि एक तरफ तो सोसाइटी को सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारे सोशल इशू, सारी चीजों के बारे में न्यूज मिलती है, और दूसरी तरफ इकोनॉमी को भी हेल्प होती है, क्योंकि जितना ज्यादा जो है ग्रोथ वगैरह होगी, जीडीपी वगैरह के कंसेप्ट जो आपने सारे पढ़े हुए होंगे, तो इस तरीके से न्यूज़पेपर इंडस्ट्रीज की जो है वो ग्रोथ होती है इंडिया के अंदर। और फिर जो आपसे सेकंड पूछा गया था व्हाट इज योर ओपिनियन, तो अब आपको क्या बताना है, अपना ओपिनियन बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में कि आपको क्या लगता है। तो आप फिर वही चीज आप लिखोगे कि जैसा कि माना जाता था कि मोबाइल फोन, मतलब वैसे तो आप अपना व्यू पॉइंट लिखोगे, बट जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा हेल्प कर दे रही हूँ, आपका कुछ और व्यू पॉइंट है तो दैट इज ऑल्सो गुड इनफ, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हो। तो लाइक जनरली भाई कि जैसे न्यूज़पेपर्स है, ऐसा सोचा गया था कि वो साइडलाइन हो जाएंगे आफ्टर मोबाइल फोन्स, बट आज के टाइम में भी न्यूज़पेपर्स की जो पॉपुलैरिटी है वो बनी हुई है, और ये न्यूज़पेपर हम तक रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आते हैं। हमको जो चीजें मोबाइल फोन्स के थ्रू शायद ना पता चल सके वो न्यूज़पेपर के थ्रू, और साथ ही साथ में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, मतलब आप उस एक इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट करते हो कि हाँ ये चीज न्यूज़पेपर में आई है, मतलब ये बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं अगर वो चीज आप तक इंटरनेट, मोबाइल फोन्स के थ्रू पहुंचती है तो आप उस पर थोड़ा सा डाउटफुल होते हो कि सही है या नहीं है, कहीं किसी तरह से फाइल को करप्ट तो नहीं कर दिया गया, या किसी तरह की कोई एडिटिंग तो नहीं है, ऐसा हम अक्सर देखते हैं ना। बट उसकी ऑथेंटिसिटी हमको जो है न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू मिल जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस जो है वो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में आए हैं, और इवन आज भी न्यूज़पेपर्स का जो यूज, मतलब जो इंपॉर्टेंस है वो उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। और फिर वो जो ढेर सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए थे कि हमारे घर में डे टू डे लाइफ में किस तरह से जो मेनली जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनको सुबह से उठते से ही सबसे पहले न्यूज़पेपर चाहिए होता है, सारी इन्फॉर्मेशन उनको जो है मतलब जानना है कि क्या सारा कुछ चल रहा है, लोकल न्यूज़ को भी ज़्यादातर पसंद किया जाता है। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस तरह से आपका अपना ओपिनियन भी हो गया, कंक्लूजन भी हो गया। क्लियर है? आ गया ये क्वेश्चन समझ में? आई होप सो क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन में कैसे आंसर देना है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इज रेडियो एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन डाइंग आउट? डिस्कस द पोटेंशियल दैट एफएम स्टेशंस हैव इन पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया। ये बोला जा रहा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो रेडियोज हैं जिन्हें एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन माना जाता है, क्या वो खत्म होते चले जा रहे हैं? ये आपसे पूछा गया है कि क्या रेडियोस जो कि मीडियम है मास कम्युनिकेशन के, क्या वो खत्म होते चले जा रहे हैं? एंड सेकेंडली, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ठीक है, ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। एंड सेकेंडली, डिस्कस द पोटेंशियल दैट एफएम स्टेशंस हैव इन पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया। आपको ये बताना है कि पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया में, पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया का टाइम कब से स्टार्ट होता है बताओ? तो जो वो आपने पढ़ा था ना एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, आफ्टर 1991। तो 1991 के बाद आपने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। तो ग्लोबलाइजेशन के साथ में आपका लिबरलाइजेशन भी होता है। अब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद में एफएम स्टेशंस जो हैं वो इंडिया के अंदर स्टार्ट होते हैं। तो एफएम स्टेशंस का क्या पोटेंशियल है उसको भी आपको डिस्कस करना है। क्या करना है? डिस्कस करना है। तो एक आपको ये एक चीज एक्सप्लेन करनी है फर्स्ट, और सेकंड आपको ये एक चीज बतानी है कि एफएम स्टेशंस का जो है पोटेंशियल वो कितना ज्यादा है इन पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया। ये आपका क्वेश्चन है, इसमें कोई और नहीं है। तो ये जस्ट क्वेश्चन है और आपको इसको आंसर करना है। तो सबसे पहले क्या बताओगे? सबसे पहले, क्योंकि देखो आपके क्वेश्चन में मतलब जब भी क्वेश्चन होता है तो जनरली क्या होता है कि कोई फीचर्स बताओ, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, या इस एक चीज को एक्सप्लेन करो। बट ये जो एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? कि आपके क्वेश्चन की पहली लाइन आपसे ये बोल रही है कि क्या रेडियोस खत्म होते जा रहे हैं, मतलब रेडियोस जो कि मीडियम है मास कम्युनिकेशन का, क्या वो खत्म होते चले जा रहे हैं? तो आपका आंसर इसी के साथ में स्टार्ट होना चाहिए, इसी एक लाइन के साथ में। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जहां पर डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन मतलब आपसे ही पूछा जा रहा है, आपका ही अपना ओपिनियन पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप उसको
बताते हो, ना कि इंट्रोडक्शन देते हो। तो सबसे पहले आप इस एक चीज को आंसर करोगे कि क्या आपको ऐसा लगता है खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या लगता है आपको, यस है या नो है। तो अगर जैसे आपको पता है कि नहीं खत्म नहीं हो रहे, तो आपने लिखा कि नो, रेडियोस एज अ मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन आर नॉट डाइंग आउट। ये आपकी फर्स्ट लाइन होगी और इस लाइन को आपको हाईलाइट भी करना है क्योंकि यहाँ आपका अपना ओपिनियन लगता है। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं खत्म हो रहे हैं तो क्या सारे कारण है वो बताओ, और अगर आपको लगता है कि हाँ खत्म हो रहे हैं तो वो भी आपको बताना है। बट जैसे कि चैप्टर के अंदर क्या एक चीज पड़ी हुई है और जैसा देखने को भी मिलता है कि रेडियोस खत्म नहीं हो रहे हैं, आज भी रेडियोस की इंपॉर्टेंस है, तो आप आंसर में नो ही लिखोगे कि नो, रेडियो एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट डाइंग आउट, ये आपने लिखा। और फिर उसके बाद में आप बताओगे रेडियो की इंपॉर्टेंस वगैरह, आपने बताया कि क्यों हम ऐसा मान रहे हैं कि रेडियो जो है वो खत्म नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद में आप आओगे एफएम स्टेशन के ऊपर पोस्ट लिबरलाइजेशन इंडिया में, और इसी के साथ में कंक्लूजन। आया समझ में, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले इस एक लाइन को आंसर करना, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना कि रेडियोस क्यों खत्म नहीं हुए हैं, और सेकेंडली फिर एफएम स्टेशंस के ऊपर हम आएंगे। क्लियर है? अब देखो आंसर स्टार्ट करते हैं। सो no, radio as a medium of mass communication is not dying out. With the advent of TV, internet and other audio-visual forms of entertainment, people started believing that radio will be outdated, but it was not so. And this thinking proved wrong as. अब आपने बताया कि रेडियो जो है एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वो खत्म नहीं हो रहे हैं। ऐसा माना जाता था कि जब ऑडियो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, जब टेलीविजन आ जाएंगे, जब टीवी आ जाएगा, इंटरनेट आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी क्योंकि सारी चीजों को एक्सेस लोगों के पास में अब है। जो आप रेडियो पर सिर्फ सुन सकते थे, अब आप उन चीजों को देख भी सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो रेडियो के ऊपर, अभी आपको उसको देखना भी है, तो आप टीवी ऑन करो, आपने वो सॉन्ग जो है प्ले किया, तो बस आपको वो सॉन्ग भी दिखेगा भी, आप उसको सुन भी सकते हो। साथ ही साथ में मोबाइल फोन्स वगैरह आ गए, इंटरनेट आ गया, तो रेडियो की क्या इंपॉर्टेंस। बट ये एक चीज हमने देखी कि रेडियो जो है उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई। इवन इतना ज्यादा एडवांसमेंट के बाद भी रेडियोज जो है वो आज भी लोगों को एंटरटेन करते हैं, आज भी आउटडेटेड नहीं हुए हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जहां पर रेडियोस को यूज किया जाता है। क्या सारे उसके रीजंस हैं और क्यों ऐसा माना जाता है कि रेडियो खत्म नहीं हो रहा है, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब देखो ये एक चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स के ही टाइम से रेडियोस हमारे यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने रेडियोस को नेशनलाइज करके रखा था, तो उस पर जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन आती थी वो किसके थ्रू आती थी, वो फिल्टर होके आती थी। मतलब उस पर जो है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपनी सेंसरशिप चलाया करती थी। ये सारा कुछ हमने देखा। फिर हमने देखा कि 1920s के टाइम पे वो जो एक हम ब्रॉडकास्टिंग चलता था, क्या चलता था, हम ब्रॉडकास्टिंग, जो कोलकाता वगैरह इन रीजन्स में, मतलब कोलकाता चेन्नई बस यहीं पर ही ये हम ब्रॉडकास्टिंग होता था और इस पे कुछ प्रोग्राम्स वगैरह आया करते थे। फिर इसके बाद में हमने देखा कि 1940s के टाइम पर आते आते तक जो है किस तरीके से रेडियोज में ये पूरा मतलब जो ये हम ब्रॉडकास्टिंग है ये कहीं ना कहीं पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग पर आ जाती है। और फिर ऐसे करते करते ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम्स जो है इंडिया में स्टार्ट होते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये सारा कुछ हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर, है ना। तो इस तरीके से आप बताओगे कि ऐसे करके थोड़ा सा जो इमरजेंस, थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में एक एक लाइन में बता देना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे भी रेडियोज हुआ करते थे इंडिया के अंदर। फिर हम ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई, फिर पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हुई, फिर उसके बाद में हम इंडिपेंडेंस तक आए, फिर उसके बाद में ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन आने लगे, दैट इज एयर, है ना। तो इस तरीके से उनके थ्रू सारा जो है रेडियोस की इंपॉर्टेंस बढ़ती ही चली गई। और फिर धीरे धीरे करके किस तरह से रेडियोस का जो एक पूरा मतलब वो बोलते हैं ना कि एक पूरा स्प्रेड जो है वो कितनी तेजी से होने लग गया और हर एक घर के अंदर जो है रेडियोस को यूज किया जाने लग गया। मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो रेडियोस को सुना करती थी। और इसी के साथ साथ में और भी इसमें ढेर सारे चेंजेस आए। तो बेसिकली क्वेश्चन किस एक चीज पर था कि सबसे पहले तो एक आप मीडियम है या नहीं है वो बताओ। तो आपने बताया कि नहीं, आज भी रेडियोस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब वो जो मास कम्युनिकेशन का मीडियम है वो खत्म नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। कारण ये है कि किस तरह से उसकी ग्रोथ हुई वो हमने बता दिया। फिर उसके बाद में आपने बताया कि किस तरीके से धीरे धीरे करके ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम्स जो कि 2000 में, मतलब ईयर 2000 में 2/3 ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड ऑल इंडिया रेडियो के प्रोग्राम सुना करते थे, जो कि 24 लैंग्वेजेस और 146 डायलेक्ट्स में आते थे और जिसमें 120 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो आपके रेडियो मतलब 120 मिलियन रेडियो सेट्स जो हैं वो यूज किए जाते थे। तो एक बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन जो है वो रेडियोस के
को सुना करती थी, ये एक चीज हमने देखी। तो इस तरह से, और फिर उसके बाद में जब एफएम स्टेशंस आने लगे तब रेडियोस की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो अब यहाँ से थोड़ा सा बताया एफएम स्टेशन के बारे में कि एफएम स्टेशन जो है इंडिया के अंदर प्राइवेटली ओन्ड हुआ करते थे और 2002 में आते हैं, 2002 में। इससे पहले तक क्या चल रहे थे, इसके पहले तक रेडियोस चल रहे थे। उसमें जैसे हमने पढ़ा ऑल इंडिया रेडियो के बारे में पढ़ा, विविध भारती के बारे में पढ़ा, तो वो थोड़ा थोड़ा बहुत शॉर्ट में, अगर वर्ड लिमिट ज्यादा है तो, अगर वर्ड लिमिट नहीं है तो फिर ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख के सीधे किस पर आ गए, एफएम रेडियोस पर आ गए। ओके, तो अब आपने बताया कि एफएम रेडियो स्टेशन जो है वो 2002 के अंदर इंडिया के अंदर आते हैं और यहाँ से रेडियो पूरी जो एक इंडस्ट्री हम बोले उसको एक बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि ये जो प्राइवेट रन एफएम चैनल्स वगैरह हुआ करते थे, ये पॉलिटिकल न्यूज तो नहीं दिखा सकते थे। क्यों नहीं दिखा सकते थे? क्योंकि ये प्राइवेट चैनल्स थे, है ना, तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं दिखा सकते थे, उसमें इनकी स्पेशलिटी नहीं थी। तो ये जनरली क्या करते थे, ये जो भी सारा पॉपुलर म्यूजिक हुआ करता था वो ऑडियंस की डिमांड पर चलाया करते थे और इनको बहुत सारी ऑडियंस मेल भी करती थी, मैसेजेस भी करती थी। और ये एक टाइम था कि जब तक तो मोबाइल फोन आ ही चुके थे, है ना, तो यहाँ से क्या SMS वगैरह करते हुए जो है FM तक अपने सारी रिक्वेस्ट भेजना, फिर वो आपका नाम ले, जिस तरह से विविध भारती में चला करता था। और फिर उसके बाद में जो है इस तरह से FM ने जो है ढेर सारे पॉपुलर सॉन्ग्स को चलाने स्टार्ट किया। इवन उसमें से एक चैनल ऐसा भी क्लेम करता है कि वो ऑल हिट्स ऑल डे ब्रॉडकास्ट करता है, यानी कि जितने भी हिट सॉन्ग्स हैं, जितने भी पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, वो उनको पूरे दिन चलाता है। और एफएम के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट जो है चैनल्स हुआ करते हैं, लाइक मिर्ची है और आपका जो है इसके अलावा रेडियो मिर्ची है ना, रेडियो मिर्ची होता है, रेड FM होता है। तो ऐसे करके अलग अलग उनके चैनल्स होते हैं जिन चैनल्स के ऊपर वो जो है अपने प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं, मतलब अलग अलग उसमें रेडियो जॉकीज आते रहते हैं टाइम टू टाइम। और फिर उसके बाद में वो जो है आपको सारा म्यूजिक वगैरह देते हैं। और मतलब उसमें ये एक चीज़ें भी रहती हैं कि लाइक सुबह के टाइम में लोगों को कैसे सॉन्ग सुनना पसंद है, तो सुबह जनरली वो वाले सॉन्ग्स चलाए जाएंगे किसी पर्टिकुलर चैनल पे। तो इस तरह से FM की जो है पॉपुलैरिटी बढ़ना स्टार्ट होती है। रेडियो का यूज हमने मूवीज में भी देखा, लाइक रंग दे बसंती हमने देखी, लगे रहो मुन्ना भाई हमने देखी। तो इन मूवीज के अंदर भी जो है रेडियो का यूसेज हमको देखने को मिला, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एज एन एक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हमको उस पिक्चर के अंदर दिखाया जाता है। और यहाँ से भी रेडियोस की इंपॉर्टेंस स्टार्ट होती है। मतलब इसमें ये सारी चीजें, छोटी छोटी ऐसी चीजें भी दिखाई जाती हैं कि लाइक चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं तो वहां पर रेडियो चल रहा है, तो लोग जो है सुन रहे हैं, किसी टेलर के पास में या फिर किसी भी कारपेंटर जो है वो भी अपने साथ में छोटा सा मोबाइल के फोन, क्योंकि FM जो था ना वो आपके मोबाइल फोन के अंदर भी आता था। इवन आज भी आप मोबाइल फोन परचेस करते हो तो उसमें FM जो है उसका एक अलग ही ऐप दिया रहता है। तो इस तरीके से ये जो है FM की इंपॉर्टेंस या उसका स्प्रेड जो है वो बढ़ता हुआ चला जाता है। और FM की ही वजह से जो रेडियोस का एक रिवॉल्यूशन आता है ना, वो FM की वजह से आता है। बस FM क्या करता है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक मेजर टर्न लेकर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं रेडियोस की एक पूरी तस्वीर ही बदल जाती है, ऐसा हम कहें, है ना। तो अभी तक जो हम रेडियोस पर सिर्फ न्यूज बुलेटिन देखा करते थे, थोड़े बहुत गाने वगैरह सुना करते थे, अब उसके साथ साथ में हमको बहुत ही ज्यादा अच्छा म्यूजिक, साथ ही साथ में जो भी सारा लोकल मतलब थोड़ी बहुत चीजें जो अक्सर डिस्कस की जाती हैं FM के ऊपर, आपने भी देखा होगा कि लाइक स्टेट में ये चीजें चल रही, ये चीजें चल रही, वो उस पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, मतलब ऑथेंटिसिटी तो नहीं कहेंगे, बट वो उस इन्फॉर्मेशन को लेके बिल्कुल ऐसे नहीं रहते हैं कि वो कोई आपको पॉलिटिकल न्यूज पहुंचा रहे हैं, बट इन जनरल जो भी सारा कुछ सिटी वगैरह में चल रहा है, जो भी आपके एरिया में चल रहा है, उसको लेके आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। तो ऐसे करके जो है FM या रेडियोस की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है। The potential for using FM channels is huge. Like the privatization of radio stations and the emergence of community-owned radio stations would lead to the growth of radios growing and the demand for local news is growing. तो इस तरीके से जो FM channels का potential है वो बहुत ही वाइड होता है। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्योंकि ये प्राइवेट ओन्ड हुआ करते हैं और साथ ही साथ में कम्युनिटी ओन्ड भी थे, तो रेडियो स्टेशन की पॉपुलैरिटी इसके थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ पाती, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर जो है सारी चीज़ें होती हैं। और ये एक चीज़ भी हमने देखी कि जो बड़े बड़े आपके ये मास मीडिया वगैरह से जो भी मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को ओन किए हुए लोग थे या प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री को ओन किए हुए लोग थे, वही FM स्टेशंस को चला रहे थे। तो जैसे हमने देखा कि कोई एक बहुत ही ऐसे पर्सन है जिनका कोई बहुत ही पॉपुलर न्यूज़पेपर है, तो वही इस रेडियो के ओनर भी है, मतलब इस रेडियो चैनल के। तो इस तरीके से हमने ये एक चीज़ इसके अंदर देखी, लोकल न्यूज़ की डिमांड जो है वो बढ़ने लग जाती है, जो अभी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर FM जो है यूज़ किया जाता था और फिर इसको पूरा एक वर्ल्ड वाइड
ट्रेंड जो है इसका नेटवर्क रेडियोस का स्टार्ट होने लग जाता है और लोकल ट्रेंड को रिप्लेस कर देता है। तो इस तरीके से एफएम रेडियो जो है उनकी इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिलती है। ये सारा कुछ आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर के अंदर। क्लियर है? तो क्या क्या सारी चीजें बताई? सबसे पहले ये बता दिया कि नहीं, रेडियोस खत्म नहीं हो रहे हैं, रेडियोस इस तरह से स्टार्ट हुए इंडिया के अंदर, लेकिन आफ्टर ग्लोबलाइजेशन या आफ्टर 2002 जब एफएम स्टेशंस जो है, एफएम रेडियो स्टेशंस इंडिया के अंदर लॉन्च होते हैं या उनका आना होता है, तो रेडियोस की एक पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। ठीक है? और फिर उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा लोग, लाइक अब तक जो रेडियो नहीं सुन रहे थे शायद वो भी रेडियो सुनना स्टार्ट कर देते हैं। और मूवीज के थ्रू भी हमको ऐसा दिखाया जाता है कि रेडियोस कितने ज्यादा इफेक्टिव मींस ऑफ या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। और फिर उसके बाद में आपने बताया कि मतलब एक कंक्लूडिंग पार्ट आपको बता रही हूँ कि इतना ज्यादा जो है मतलब मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, इन सारी चीजों के आने के बावजूद भी आज भी एफएम बहुत सारे घरों में सुना जाता है। लेकिन आज भी ऐसी शॉप्स हैं जहां पर वो शायद टीवी इंस्टॉल नहीं कर सकते तो उन्होंने रेडियो लगा के रखा हुआ है। आज भी बहुत सारे ऐसे जो है स्टोर्स वगैरह होते हैं जहां पर रेडियोस का यूज किया जाता है। तो रेडियोस आज भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक चीज कहना कि रेडियोस जो है एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन खत्म होते जा रहे हैं, ये गलत होगा। तो इस तरीके से सारा कुछ जो है आपने अपने कंक्लूडिंग पार्ट में लिख दिया। क्लियर है? ये भी आ गया यहां तक समझ में। आई होप अब इतने में भी कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से जो है ये वाले क्वेश्चन को आंसर करना है। अब है लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। Trace the changes that have been happening in the medium of television, discuss और describe the changes that have been happening in the medium of television। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? टेलीविजन से रिलेटेड है, टीवी से रिलेटेड है। ठीक है? अब इसमें डायरेक्टली पूछा है कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं मीडियम ऑफ ये टेलीविजन में, वो बताओ। इसमें ये पूछा है कि ट्रेस आउट द चेंजेस दैट हैव बीन हैपनिंग, मतलब दोनों सेम ही है, बस डिफरेंस ये वर्ड्स का है, लाइक डिस्क्राइब, डिस्कस, ट्रेस आउट, बट किसी भी तरह के क्वेश्चन में आंसर सेम ही होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही प्रेजेंट चीजों से रिलेट करते हुए आपसे पूछा गया है कि बताओ टेलीविजन में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। तो वही जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में बताया था कि आप पहले एक इंट्रोडक्शन दे दो, फिर आपने बता दिया फेजेस ऑफ टेलीविजन ग्रोथ, आपने ऐसा कुछ लिख दिया, या जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था लाइक न्यूज़पेपर। फिर आपने फर्स्ट फेज लिखा कॉलोनियल इंडिया, सेकेंड फेज आपने लिखा इंडिपेंडेंट इंडिया, थर्ड फेज आपने लिखा ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से आप भी इसको फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। बट एक चीज जो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप सो किसी ने नोटिस करी या किसी ने नोटिस नहीं करी, बस ऐसे ही पढ़ लिया और चले गए, हाँ ऐसा नहीं करना है। तो देखो क्या एक चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टेलीविजन इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि 1959 से टेलीविजन इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। उससे पहले इंडिया के अंदर टेलीविजन नहीं हुआ करता था। न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थे, मतलब प्रिंट मीडिया था, रेडियो थे, बट टेलीविजन नहीं थे। इतना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, मतलब इक्के दुक्के घरों में हुआ करते होंगे, तो वो भी जो शायद उन्होंने फॉरेन वगैरह से इंपोर्ट करवाए हुए होते होंगे, वरना हमारे यहाँ पर टेलीविजन इंडस्ट्री जैसा ज्यादा कुछ डेवलपमेंट या थोड़ा बहुत ही होगा। ठीक है? तो ये एक इसमें मेजर डिफरेंस है। तो अगर आप इसको फेजेस में लिख रहे हो तो दो ही फेज में लिखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस लिखो और आफ्टर 1991 लिखो, यानी आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। इस तरह से दो फेज में आप इसको डिवाइड कर सकते हो और फिर एक एक करके पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हो। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर बना रखे हैं, आपको जस्ट क्या करना है, आपको जस्ट लिख लेना है। देखो कैसे बनाओगे, चार्ट बना के दिखाती हूँ मैं आपको। आपने लिखा फेजेस ऑफ ग्रोथ इन टेलीविजन। ठीक है? ये आपने लिखा फेजेस ऑफ ग्रोथ इन टेलीविजन और आपने इसमें दो फेज बताए। फर्स्ट फेज आपने लिखा यहां पे फर्स्ट फेज। अब फर्स्ट फेज क्या हो गया, आफ्टर 1947 या फिर इंडिपेंडेंस, ये आपने लिखा। फिर यहां पर आपने लिखा सेकेंड फेज। ओके, सेकेंड फेज कब आया आपका, आफ्टर 1991 या ग्लोबलाइजेशन। तो
इस तरीके से दो फेजेस में इसको डिवाइड करना, फिर उसके बाद में ये एक चार्ट बना दिया। ये चार्ट क्या होता है, ऐसे बनाने से क्या होता है, जस्ट एक हाईलाइट हो जाता है आपका आंसर कि हाँ आपने अपने आंसर के अंदर ये चीजों को इंक्लूड किया हुआ है। तो ऐसे चार्ट बना दिया, फिर उसके बाद में ये चार्ट के बाद में आपने ऐसे लिखा फर्स्ट फेज, और फिर उसके बाद में कैसे सारा डेवलपमेंट हुआ वो आपने ऐसे पूरा नोट डाउन कर दिया। फिर आपने लिखा सेकंड फेज, और फिर कैसे सारा डेवलपमेंट हुआ वो आपने नोट डाउन कर दिया। तो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और कंक्लूजन, और बीच में आपका ये डायग्राम या ये आपकी चार्ट आ गई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को आंसर करना है। अब टेलीविजन के बारे में जो है थोड़ा बहुत लिखना हम स्टार्ट करेंगे, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये भी दे देना कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर टेलीविजन इंडस्ट्री ना के बराबर हुआ करती थी, या इवन हुआ ही नहीं करती थी। ठीक है, सो टीवी प्रोग्रामिंग जो है वो कब से इंट्रोड्यूस होती है इंडिया के अंदर, 1959 से, जब हम जो है रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते थे। तो जनरली ये एक चीज थी कि देखो क्या एक चीज हो रही थी, लाइक न्यूज़पेपर इंडस्ट्री तो थी, ठीक है, मतलब न्यूज़पेपर तो ग्रो कर ही रहे थे, लेकिन हमने देखा कि हमारे यहाँ पर इलिटरेसी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा हमारे यहाँ पर लिटरेट लोग हुआ नहीं करते थे। तो इस तरीके से उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ने में बड़ी दिक्कत आया करती थी, और रेडियोज़ जो थे मतलब वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, तो हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो गवर्नमेंट ने ये एक चीज़ सोची कि हमको टीवी प्रोग्रामिंग जो है वो रूरल एरियाज़ में करना चाहिए। तो वहाँ पर जनरली हम उनको स्कीम्स और सारी प्लानिंग पॉलिसीज़ और साथ ही साथ में एंटरटेनमेंट वगैरह भी देंगे, जैसे हम न्यूज़पेपर्स में करते हैं वो जनरली अब हम टीवी पे किया करेंगे। तो उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, जब उन तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होगा, इवन रूरल डेवलपमेंट होगा। तो इस एक आइडिया के साथ में टीवी प्रोग्रामिंग जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है 1959 में, और अगस्त 1975 से लेके 1976 तक साइट, दैट इज योर सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इसके थ्रू जो है एक पूरा नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सैटेलाइट्स के थ्रू जो है एक पूरा टेलीविजन का नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, जिसके थ्रू हम 6 स्टेट्स के रूरल एरियाज में कम्युनिटी व्यूअर्स के लिए जो है प्रोग्राम्स वगैरह लाया करते थे। किसके ऊपर? टेलीविजन के ऊपर। क्लियर है? आइए ये भी यहाँ पर समझ में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैं आपको बोल रही थी वो आप लिख सकते हो कि टेलीविजन इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले नहीं हुआ करती थी। पहले जो है हमारे यहाँ पर प्रिंट मीडिया, ये रेडियोज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, बट इलिटरेसी, जैसे जो मैंने आपको बताया ना, जो चीज़ एक मैंने आपको बताई, बस वही आपको इंग्लिश में अपना पूरा जो है आंसर लिख देना है। वो आपका इंट्रोडक्शन होगा कि टेलीविजन हमने क्यों जो है रूरल एरियाज के अंदर हम लेके गए। फिर आपका स्टार्ट होता है फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया कि टीवी प्रोग्रामिंग 1959 में आई, साइट के थ्रू, दैट इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने एक पूरा नेटवर्क क्रिएट किया, जिसके थ्रू हम 6 स्टेट्स के अंदर क्या करते थे, कम्युनिटी व्यूअर्स के लिए प्रोग्राम्स वगैरह चलाया करते थे। फिर आपने ये लिखा कि ये जो सारे ब्रॉडकास्ट थे ये 2400 टीवी सेट्स पर आते थे और डेली 4 आवर्स के लिए आया करते थे। तो इसके थ्रू जो है हम डेवलपमेंट कर रहे थे रूरल एरियाज का। अब क्या क्या सारे चेंजेस आते हैं तो वो एक एक करके हम देखें। तो इस तरीके से टीवी प्रोग्रामिंग चल रही थी। अब धीरे धीरे करके आपने देखा मतलब 1947 के बाद की अगर मैं बात करूं, इंडिपेंडेंस के बाद की, तो हमारे यहाँ इस तरीके से प्रोग्राम चलने स्टार्ट होते हैं। सैटेलाइट का पूरा एक जो सिस्टम जब बनाया जाता है और धीरे धीरे करके जब पॉपुलैरिटी बढ़ती है तो क्या होता है कि और स्टेट्स के अंदर, मतलब 6 स्टेट्स से फिर और स्टेट्स के अंदर जो है हम ये टेलीविजन प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं। और इसको इतना ज्यादा पसंद किया जाता है कि धीरे धीरे करके अर्बन एरियाज में भी इसकी डिमांड होने लग जाती है। अर्बन एरियाज में भी जो मतलब सिटीज, टाउन्स वगैरह थे, वहां पर भी टेलीविजन की डिमांड बढ़ने लग जाती है। और साथ ही साथ में रूरल एरियाज में तो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी गई थी। लोग बहुत ज्यादा अपने आप को जो है कनेक्ट कर लिए थे इन सारी चीजों से और उनको बहुत अच्छा लगता था, एक तरह से एंटरटेनमेंट उनको मिल रहा था, तो इस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। बट मेजर जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं आफ्टर 1991, दैट इज आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। तो आपने सेकंड फेज में ये बताया कि 1991 में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट कंट्रोल टीवी चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन इंडिया के अंदर। मतलब ये आपने बताया कि किस तरह से जो है टेलीविजन वगैरह स्टार्ट होते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, फिर धीरे धीरे करके उसमें चैनल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। बट 1991 के पहले तक हमारे यहाँ सारे चैनल्स जो हुआ करते थे वो सबके सब गवर्नमेंट के थ्रू ही रन हुआ करते थे। मतलब जो प्राइवेट चैनल्स थे वो उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करते थे। दूरदर्शन इकलौता हमारे यहाँ पर था जो सालों तक जो है मतलब चलता रहा। 1991 तक भी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट कंट्रोल टीवी चैनल हमारे यहाँ पर था जो कि दूरदर्शन था।
1998 तक आते आते हम ऐसे ऐसे प्राइवेट चैनल्स हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि लिबरलाइजेशन होता है और ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। तो करीब 70 हमारे यहाँ पर जो है प्राइवेट चैनल्स रन होना स्टार्ट होते हैं। और इसी के साथ साथ में 1990s का ये जो एक पूरा टाइम पीरियड चल रहा था, इसमें बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो हम टीवी के अंदर दिखाना स्टार्ट करते हैं। टीवी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज तक टीवीज पहुंच जाती हैं। और इसी के साथ साथ में दूरदर्शन भी अपने जो है 20 चैनल्स लेकर आता है। मतलब प्राइवेट कंपनीज तो अपने चैनल्स लेके आ ही रही थी, साथ ही साथ में जो ये स्टेट कंट्रोल चैनल्स थे ये भी अपने नए नए चैनल्स लेकर आते हैं ताकि वो इस कंपटीशन में सर्वाइव कर सकें। और फिर इसी के साथ में 40 प्राइवेट टेलीविजन नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग जो है वो हमारे यहाँ ऑडियंस को टारगेट करती है और बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स वगैरह लेकर आती है। लाइक फॉर एग्जांपल 1991 का जो गल्फ वॉर हुआ था वो CNN पर पॉपुलराइज्ड हुआ, तो इसके थ्रू CNN चैनल जो था वो पॉपुलर हो गया। हमारे यहाँ पर स्टार टीवी की लॉन्चिंग होती है, जो कि एक सिंगापुर का ग्रुप होता है, वो इसको जो है लॉन्च करते हैं। तो इसके थ्रू इंडिया के अंदर सैटेलाइट चैनल्स आने स्टार्ट होते हैं। फिर जी टीवी इंडिया के अंदर आता है 1992 में, जो कि एक हिंदी बेस्ड सैटेलाइट चैनल रहता है और इस पर सारे आपको केबल के थ्रू जो है प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं। किसके थ्रू? केबल के थ्रू। 2000 तक आते आते हमारे यहाँ पर 40 प्राइवेट केबल और सैटेलाइट चैनल्स जो है वो अवेलेबल थे। साथ ही साथ में रीजनल लैंग्वेज में भी चैनल्स आने लगे थे, लाइक सन टीवी है, उदया टीवी है, राज टीवी है, एशिया नेट है। फिर इसके बाद में ट्रांसनेशनल टेलीविजन चैनल्स इंडिया के अंदर आने स्टार्ट होते हैं, लाइक MTV है, चैनल भी है, स्टार टीवी है, सोनी है, ये सारे चैनल्स इंडिया के अंदर आते हैं। तो ये एक डर रहता है कि कहीं इंडिया का जो यूथ है, इंडिया का जो अपना कल्चर है, वो इन ट्रांसनेशनल टेलीविजन कंपनी के जो चैनल्स है उसके अंदर दब ना जाए, मतलब कहीं जो है पीछे ना छूट जाए। ऐसा ना हो कि हमारी यूथ जो है वो इतने ज्यादा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंडिया के अपने कल्चर को भूल ही गई हो, ये एक चीज ना हो। तो इसके लिए क्या होता है कि मतलब लोगों के अंदर डर रहता है। बट हमने ये देखा कि ट्रांसनेशनल टेलीविजन कंपनीज जो होती हैं वो अपनी रिसर्च के थ्रू ये एक चीज पाती हैं कि अगर वो इंडिया में इंडिया के लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोग्राम्स को टेलीकास्ट करेंगे तो वो ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो जनरली हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स थे, कुछ ऐसे चैनल्स थे जो पूरी तरह से हिंदी सेगमेंट अपना इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे स्टार प्लस है, तो स्टार प्लस अपना एक पूरा हिंदी सेगमेंट का चैनल लेकर आता है। दूसरी तरफ MTV है, तो MTV जो है कुछ कुछ प्रोग्राम्स हिंदी में भी लेकर आया करता था। इसके बाद में बहुत सारे ऐसे स्टार स्पोर्ट्स वगैरह पे या ESPN वगैरह ये जो चैनल्स थे, यहाँ पर डुअल कमेंट्री चलती थी। डुअल कमेंट्री मतलब कमेंट्री बॉक्स के अंदर जो कमेंट्री होती थी वो इंग्लिश में होती थी, बट उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में हमको उसका ऑडियो सुनाया जाता था टीवी पर ही। तो इस तरीके से जो है पॉपुलैरिटी टेलीविजन की बढ़ती चली गई और उसका यूसेज जो है वो भी बढ़ता चला गया। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है टेलीविजन को परचेस करने लगे। अब इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक रीजनल चैनल्स आने लगे, लाइक फॉर एग्जांपल पंजाबी है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है। तो इसमें भी बहुत सारे चैनल्स जो है आने लगे, जिसकी थ्रू न्यूज़पेपर का जो टेलीविजन इंडस्ट्री है उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उसका जो स्प्रेड है, उसका जो इमर्जेंस है वो और तेजी से बढ़ता चला गया। तो ये सारा वैसे तो डेटा है, सारा कुछ फैक्ट्स हैं, सारे कुछ ईयर्स वगैरह के साथ में चीजें बताई गई हैं, तो वो आप भी कर सकते हो। मतलब आप क्या कर सकते हो कि आप भी उसको नोट डाउन कर सकते हो। ये सारा कुछ मैंने आपको चैप्टर के अंदर पढ़ाया ही हुआ है कि कैसे कब कब सारी चीजें हुई हैं। तो बेसिकली जो आपको इस एक चीज से समझना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो लिखना है वो ये है कि टेलीविजन जो है वो आफ्टर 1947 स्टार्ट होते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ जाती है। मतलब जैसे हमने देखा कि ब्रिटिशर्स के ही टाइम से न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, ये सारी चीजें चल रही थी। बट जो आपका ये टेलीविजन है ये 1959 से स्टार्ट होता है और बहुत जल्दी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और इसके साथ में जब कलर टेलीविजन आने स्टार्ट होता है तब तो और ही ज्यादा ये मतलब बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लग जाते हैं, क्योंकि मेन रीजन ये था कि विजुअल ऑडियो दोनों ही मोड में आपको जो है एंटरटेनमेंट मिल रहा था। जो चीज आप सिर्फ सुन नहीं सकते, मतलब पहले आप सिर्फ सुन सकते थे रेडियो पे, अब आप सुन भी सकते हो, अब आप देख भी सकते हो। बहुत सारा मसाला जो है आपको इसके अंदर दिया जाता है। साथ ही साथ में ये भी हमने एक चीज देखी कि लोग अपना सारा काम धाम निपटा के जो है, मतलब जब से वो टेलीविजन प्रोग्रामिंग आना स्टार्ट होती थी तब से सारा निपटा के जो है आराम से बैठ जाते थे, सारी चीजों से रिलेट कर लेते थे। तो इसमें हमने बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स के भी एग्जांपल देखे कि इस तरह के जो है पहले टीवी सीरियल्स आया करते थे और उसमें कैसे लोग जो है अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्ट कर लिया करते थे। तो ऐसे करके टेलीविजन इंडस्ट्री में जो है चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। फिर उसके बाद में क्या करोगे, उसके बाद में कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में क्या लिखोगे कि टेलीविजन इंडस्ट्री बहुत कम टाइम में बहुत तेजी से बढ़ना स्टार्ट होती है। ठीक है, बहुत तेजी से हमको उसमें चेंजेस, बहुत ही इमेंस चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। और जहां पर ये हमने रूरल डेवलपमेंट के पर्पस से स्टार्ट की थी वो अर्बन एरियाज में भी स्प्रेड होने लग जाती है और टीवी की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती ही चली जाती है।
इंटरनेट आज आ चुका है, मोबाइल फोन्स आ चुके हैं, बट स्टिल आज भी लोग टीवी को जो है प्रेफर करते हैं, आज भी लोग टीवी देखते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए, मतलब इवन न्यूज़ के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, डेली एपिसोड्स वगैरह देखे जाते हैं, मूवीज़ देखी जाती हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए भी टीवी की इंपॉर्टेंस आज भी है। ऐसा सारा कुछ लिख के जो है कंक्लूड कर दोगे कि इस तरह से टीवीज जो है उन्होंने इमेंस ग्रोथ करी है अपने पूरे उसमें जो भी सारा कुछ है। ठीक है, क्लियर है, आए यहाँ तक समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो 3 क्वेश्चंस थे और साथ ही साथ में 3 क्वेश्चंस को बस आपको आंसर करना था। आई होप सो क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे, आंसर्स कैसे लिखना है वो भी समझ में आ गया होगा और चैप्टर तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट स्टिल कोई भी डाउट है, कोई भी चीज पूछना है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को, सारे डाउट्स को वहां पर भी आंसर कर दूंगी। और साथ ही साथ में जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ उनको अच्छे से नोट डाउन किया करो, अच्छे से हाईलाइट किया करो। चार्ट्स अगर मैं बता रही हूँ तो चार्ट्स को बनाओ, चार्ट्स के साथ में अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करो, तो ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन आपके ही आंसर का होगा, आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बस जाते जाते एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो देखो, सारे लेक्चर्स आपको कहाँ पर मिल जाते हैं, आपको मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाते हैं। साथ ही साथ में आपको ऐप चाहिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से, प्ले स्टोर से। अब इसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि सारे लेक्चर्स बिल्कुल सीक्वेंस वाइज एक ही जगह पर मिल जाए, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा काम है। आपको बस क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे और आपने एंटर करना है www.magnetbrains.com। जैसे ये वेबसाइट आप डालोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास, जो भी कोर्स स्टडी करना है बस उस पर क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ आप देख पा रहे हो। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक किया, उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आ गए, चैप्टर पे क्लिक किया, ये सारे सब टॉपिक्स आ गए, सभी के आगे वॉच नाउ लिखा हुआ है। अब जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक, जो भी आपको पढ़ना है, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो, ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहां से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन विदाउट एनी पेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, किसी तरह का कोई कूपन नहीं खरीदना है, कुछ भी नहीं, कोई भी पेमेंट नहीं करना है। आप जस्ट सारी चीजें पढ़ सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो बस अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सकें और साथ ही साथ में सारे कंसेप्ट्स को अपने क्लियर कर सकें। सो आई होप सो सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।